मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर हर डूबते सूरज के साथ एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिलता है। मोहर गुलाबगढ़ सीट जो इस टाइम रियासी डिस्ट्रिक्ट की हॉट सीट मानी जाती है और अभी इस वक्त जो मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जो सिनेरियो बना है, वो बड़ा दिलचस्प देखने को मिलता है। एक बड़ा दंगल जो है इस इलेक्शन में मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर होने जा रहा है। मोहर गुलाबगढ़ की सीट जो एसटी के लिए रिजर्व की गई है और 6 कैंडिडेट इस टाइम मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, वहां के लोगों के सामने हैं और आने वाले 5 साल के लिए मोहर गुलाबगढ़ की आवाम किसे अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देगी, किसे अपनी तर्जमानी करने का मौका देगी। मोहर गुलाबगढ़ सीट पर 6 उम्मीदवार इस टाइम आमने सामने मैदान में हैं और 6 उम्मीदवार, इनमें सबसे बड़ा नाम और सियासत का एक बड़ा नाम सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, या रियासी डिस्ट्रिक्ट की यूं बात करें या माता वैष्णो देवी की कंस्टिट्यूंसी की बात करें, गूल, अरनास, यहाँ तक कि बनिहाल रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी, इस एरिया में उस चेहरे की एक अच्छी पकड़ है, वह है चौधरी एजाज अहमद खान। चौधरी एजाज अहमद खान जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलए जीत कर आए हैं और वो भी जो है वहां पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर उम्मीदवार है इंजीनियर खुर्शीद साहब, वहां पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी मोहम्मद अकरम को मैदान में उतारा है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से फारूक इनकलाबी और दीगर 2 उम्मीदवार जिनमें रियाज अहमद और अरशद अहमद, ये 2 उम्मीदवार भी वहां से इस टाइम अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मोहर गुलाबगढ़ की आवाम के पास 6 कैंडिडेट है, 6 नुमाइंदे हैं और 6 में से किसको अपनी तर्जमानी करने की आने वाले 5 साल के लिए अपनी बागडोर संभालने की मोहर गुलाबगढ़ की आवाम मौका देगी। इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात से बताऊंगा कि कौन से लीडर का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से उन्होंने सियासत शुरू की और कहां से शुरू की है, वो मैं हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात से बताएंगे। सबसे पहले हम एजाज खान साहब की बात करेंगे। एजाज अहमद खान जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे 1996 में पहला अपना इलेक्शन डेब्यू करते हैं। एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो पहला इलेक्शन का डेब्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वहां से 956 वोटों से हार जाते हैं। और उस वक्त जनता दल के उम्मीदवार अब्दुल गनी मलिक, यानी कि मौजूदा समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़ा चेहरा माना जाता है, वो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वहां से एजाज अहमद खान को वहां से हराया था। एजाज अहमद खान की अगर हम बात करें 1996 में वो सियासत का पहला डेब्यू देते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे मैंडेट पर वो जो मोहर गुलाबगढ़ से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, 956 वोटों से वहां से हार जाते हैं और अब्दुल गनी मलिक 956 वोटों से वहां से जीत जाते हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर मंतखब करती है। 2002 का चुनाव आता है और फिर से एजाज अहमद खान मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर एक बार फिर से मैदान में कूद पड़ते हैं और वहां से बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। और उस वक्त जब 2002 का इलेक्शन हुआ, 2002 में उन्होंने मोहर गुलाबगढ़ से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया और गूल अरनास से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। डिलिमिटेशन कमीशन से पहले गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, वहां से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से चौधरी एजाज अहमद खान साहब जीत जाते हैं और एक बार फिर से 2002 में मोहर गुलाबगढ़ से हार जाते हैं। 2002 का इलेक्शन उन्होंने वहां से जीत दर्ज की। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग की, कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और 2008 का इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस के बैनर के नीचे गूल अरनास से लड़ा और जीत दर्ज की। और उसके साथ ही 2014 का इलेक्शन भी गूल अरनास से कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़कर जीत दर्ज की और लगातार कैबिनेट में एमएलए भी बने मोहर गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से उन पर एक अच्छी पकड़ थी। हदबंदी कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट हुई, गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी को जो खत्म कर दिया गया, गूल को बनिहाल के साथ जोड़ा गया और अरनास को आधा रियासी के साथ जोड़ा गया और आधा मोहर गुलाबगढ़ के साथ जोड़ा गया। और एजाज अहमद खान ने उसके बाद यह फैसला लिया कि अब हम मोहर गुलाबगढ़ से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। 1996 में वो चुनाव हारते हैं, 2002 में वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, वो हार जाते हैं और 1996 की अगर हम बात करेंगे तकरीबन 28 साल के बाद वो फिर से मोहर गुलाबगढ़ पर अपनी किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। अगर 2002 की बात करेंगे तकरीबन 24 साल 22-23 साल के बाद वो
दोबारा से मोहर गुलाबगढ़ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और अपनी किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है, क्या इस बार मोहर गुलाबगढ़ की आवाम एजाज अहमद खान को अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देगी? क्या एक बार इस बार वो मौका देगी जो एजाज अहमद खान 1996 का में जो उन्होंने जो कोशिश की थी कि मैं मोहर गुलाबगढ़ के लोगों की तर्जमानी करूंगा, 2002 में जो उन्होंने कोशिश की थी कि मोहर गुलाबगढ़ के लोगों की तर्जमानी करूंगा, क्या 2024 के इन चुनाव में चौधरी एजाज अहमद खान वहां पर लोगों के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं, लोगों के बीच में अपने आप को जो है मैदान में उतारने में कामयाब हो सकते हैं? क्या लोग चौधरी एजाज अहमद खान को मोहर गुलाबगढ़ के वोट करेंगे? ये शायद आने वाला वक्त जरूर फैसला करेगा। चौधरी एजाज अहमद खान 2014 तक कांग्रेस के बैनर के नीचे इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे। 2020 तक उन्होंने कांग्रेस की जमात में जो है हाथ में हाथ उनका दामन थाम के रखा। 2020 में जो ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कयाम में आती है, और उसके बाद चौधरी एजाज अहमद खान ने अल्ताफ अहमद बुखारी साहब के साथ मिलकर अपनी पार्टी में दामन थामा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चौधरी एजाज अहमद खान को मुंतखब किया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं। चौधरी एजाज अहमद खान दरमाड़ी थ्रू से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जीत दर्ज करते हैं और मौजूदा समय में दरमाड़ी थ्रू से डीडीसी सिटिंग मेंबर है। ये गुल अरनास, ये चौधरी एजाज अहमद खान की बात है। अब इंतजार, क्या एक बार फिर से एजाज अहमद खान 1996 या 2002 के बाद मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर अपनी इस बार क्या जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये शायद आने वाले 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अकरम की बात करें। चौधरी मोहम्मद अकरम जो एक वक्त हुआ करता था जब चौधरी मोहम्मद अकरम चौधरी एजाज अहमद खान के राइट हैंड माना जाते थे। राइट हैंड यानी कि उनके बड़े क्लोज लीडर कार्यकर्ता थे, उनके एक हमदर्द माना जाते थे। लेकिन उन्होंने भी चौधरी एजाज अहमद खान से किनारकशी इख्तियार की और भारतीय जनता पार्टी से अपनी टिकट लेकर चौधरी एजाज अहमद खान के मद्दे मुकाबल इस टाइम मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर खड़े हुए हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम की अगर बात करें, सियासत के एक बड़ा उनके पास एक्सपीरियंस है। मोहर हेडक्वार्टर के वो कंटिन्यू सरपंच रहे हैं। पिछले 2-3 प्लान से वो लगातार वहाँ पर सरपंच हैं, वो वहाँ पर जीत दर्ज करते रहे। वहाँ पर जो हेडक्वार्टर के लोगों की जो पंचायती राज में जो उनमें तर्जमानी करते रहे। उनकी अहलिया की अगर हम बात करें, उनकी मिसेस की बात करें, वो ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीसी मेंबर भी रहे हैं मोहर ब्लॉक के। तो उसके बाद अगर चौधरी मोहम्मद अकरम की बात करें, एक अच्छी पकड़ भी उनकी भी जाती हैं। और एक वक्त हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी चौधरी मोहम्मद अकरम से पहले मोहर में हुआ करती थी, उतनी स्ट्रांग नहीं माना जाती थी जितनी आज के टाइम में चौधरी मोहम्मद अकरम के आने के बाद बीजेपी को एक बूस्ट मिला है मोहर पर, वहां पर स्ट्रांग हुई है कि चौधरी मोहम्मद अकरम के आने के बाद ही हुआ है। आज जो गुलाबगढ़ के हर कोने में अगर चौधरी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, झंडा लहरा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि क्रेडिट जो है चौधरी मोहम्मद अकरम को जरूर जाता है। उसके बाद इंजीनियर खुर्शीद साहब की बात करेंगे। इंजीनियर खुर्शीद साहब अपनी सियासत का पहला डेब्यू करने जा रहे हैं और इलेक्शन जो है पहला कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले उनका कोई भी पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। इससे पहले वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में बतौर मुलाजिम काम करते थे और इस बार वो वहां पर अपनी सियासी दंगल में उतर पड़े हैं और अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इंजीनियर खुर्शीद साहब की अगर हम बात करेंगे, इंजीनियर खुर्शीद साहब अपनी सियासत का पहला डेब्यू दे रहे हैं और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज्वाइंट जो कैंडिडेट वहां से उतारे गए हैं वो इंजीनियर खुर्शीद को उतारा है। और सियासत का कोई पहला अनुभव नहीं है और सियासत में जो है पहला कदम है और आते ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे उन्होंने अपने लोगों की जो तर्जमानी करने का जो दावा जो है पेश किया। अब इंतजार रहेगा क्या इंजीनियर खुर्शीद साहब भी वहां से लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, लोगों के बीच में अपनी जो उम्मीदें हैं जो वो अपनी उम्मीदों के लेकर खरा उतर पा सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये फिलहाल ये भी आने वाला वक्त साफ कर देगा। उसके बाद फारूक इनकलाबी साहब की अगर हम बात करेंगे, फारूक इनकलाबी साहब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से वहां से पहला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है फारूक इनकलाबी साहब का, सोशल एक्टिविज्म भी कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, और उन्होंने पीडीपी से मोहर गुलाबगढ़ से अपना सियासत जो अपनी कैरियर की जो है आज एक बार फिर से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और उसके बाद 2 और कैंडिडेट हैं, रियाज अहमद है, अरशद अहमद है। ये 2 कैंडिडेट भी जो है वहां से बतौर आजाद उम्मीदवार वहां पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो इस पूरे अभी तक
जो पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर हो रही है, जब हम पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास बैठते हैं या सियासी तजिया नगार हैं उनके पास बैठते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे हमें यही मालूम होता है अभी तक जो मोहर गुलाबगढ़ की सीट पर जो अभी तक की जो मुकाबला दिखाई जा रहा है, तीन के बीच में दिखाई जा रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो कैंडिडेट है इंजन खुर्शीद साहब, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा वोट बैंक है, उन्होंने भी अच्छी पकड़ इस टाइम गुलाबगढ़ मोहर की सीट पर बनाई हुई है। ये तीनों उम्मीदवार इस टाइम जो है एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं और ज्यादा जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन, क्लोज जो अभी तक का जो क्लोज मुकाबला होते जा रहा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर एजाज अहमद खान और इंजीनियर खुर्शीद के बीच में दिखाई दे रहा है। पूरे इस अभी तक अगर हम गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 1977 से लेकर 2014 तक, यानी कि मरहूम हाजी बुलंद खान साहब के वक्त से लेकर अब्दुल गनी मलिक साहब के वक्त तक जो है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1977 से 2014 तक वहां पर लगातार लोगों की तर्जमानी की है, लोगों की नुमाइंदगी की है और लोगों ने उन पर विश्वास किया है। 2014 में कांग्रेस ने वहां से अपना मैंडेट, कांग्रेस ने वहां से इलेक्शन जीता था और उसके बाद आज 2024 में जब इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्वाइंट कैंडिडेट इस टाइम वहां पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहा है। अब इंतजार रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है मोहर गुलाबगढ़ की और सीट के हवाले से, क्योंकि हर डूबते सूरज के साथ हर एक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है देखने को मिलती है, किस तरह से लोग किस सियासतदान को अपने आने वाले 5 साल की लोगों की तर्जमानी करने का मौका देंगे, किसे अपने आने वाले 5 साल में बच्चों के मुस्तकबिल अपना हाथ में देंगे, किसे अपने तालीमी निज़ाम का स्ट्रक्चर जो हाथ में देंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त फैसला करेगा। फिलहाल ये मुख्तसर से अपडेट, ये छोटी सी एक मुकम्मल रिपोर्ट थी मोहर गुलाबगढ़ के सीट के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।